डिफ्यूजन जो है मेरे राजा बेटा एंड वाली दो प्रकार का हमने पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या था भाई, कोई चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आसानी से चली जाएगी, डाउन हिल मूवमेंट दिखाई ना, ऐसे दिखा दिया, एक बॉल लाइक चीज ऊंचाई पे रखी है और उस ढलान से होती हुई आसानी से वो नीचे आ जाएगी, हायर टू लोअर, सिंपल। मैंने एक बात बताई थी कि सेल की जो बाउंड्री है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है भाई, वो हर चीज को अंदर नहीं आने देगी, राइट, सेलेक्टिवली परमिएबल है। जैसे मैं एक सेल बना लूं, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस चीज से बनी है बताइए, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स तैर रहे हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो मान लीजिए सेल के बाहर से कोई चीज सेल के अंदर आनी है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन कहते हैं ना, तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। सेल के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकलने, बाहर पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, मिनरल्स को अंदर आना है, गॉट इट नाउ। अब जो तो चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स भाई उसको क्रॉस कर लेती हैं, जो लिपिड सॉल्युबल हैं, ये टर्म हमने पढ़ा था, लिपिड सॉल्युबल चीजें आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाती हैं। जैसे मान लो ये वाली चीज थी ऑक्सीजन, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन का सिंपल डिफ्यूजन हो गया। एग्जाम्पल बताई थी मैंने, क्या बताया था, लंग्स के एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है भाई, एल्वियोलर सेल्स जो हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, उनको क्रॉस करके ब्लड वेसल में ऑक्सीजन चली जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वापस उल्टी दिशा में आ जाएगी। तो गैसेस जो हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं। इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स भी होते हैं, स्टेरॉइड्स जो लिपिड सॉल्युबल हैं। तो वो सिंपल डिफ्यूजन वाली बात हो गई, ठीक है जी। फिर मैंने बताई थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेट होना, मदद करनी पड़ेगी किसी चीज की। तो यहां पे हमने पढ़े थे चैनल प्रोटीन्स, याद है आपको, चैनल प्रोटीन्स बताए थे, पोरिन्स, एक्वापोरिन्स, गेटेड चैनल्स बताए थे, राइट, कैरियर प्रोटीन्स बताए थे, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो एक रीकैप जब हो गया उसका, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपको आ गया होगा कि हाँ भाई ये चीजें हमने पढ़ी थी। रिवीजन अपने आप भी साथ के साथ जरूर करते रहा करो, तभी आप हर क्लास में हर सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाओगे, अच्छे तरीके से समझ पाओगे, कंसेप्ट जब आप जोड़ पाओगे ना पीछे की क्लास के अगली क्लास के साथ, राइट जी। चलिए, सो डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हमने पढ़ लिया था अपनी पिछली क्लास में, ठीक है। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि भाई अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना हो, ठीक है, कि मान लो एक जगह पे कंसंट्रेशन कम है और उससे ज्यादा की तरफ ले जाना है, मान लो सेल कह रहा है कि भाई मेरे पास ढेर सारा सोडियम ऑलरेडी है, मुझे तो और ज्यादा सोडियम चाहिए, मेरे बाहर जो सोडियम है चाहे वो कम है उसे पकड़ के अंदर लाओ, तो ये बात होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। ये आसान नहीं होगा, देखो यहां लिखा है ना, लोअर कंसंट्रेशन से इस तरफ हाई कंसंट्रेशन पे जाने के लिए ताकत तो लगानी पड़ेगी, एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, बिना एनर्जी के ये संभव नहीं हो पाएगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में इस्तेमाल होती है ये भी हमने पढ़ा था, दैट इज एटीपी। द सेल विल हैव टू पे अप, कीमत चुकानी पड़ेगी उस चीज की। एटीपी फुल फॉर्म बताइए मुझे जल्दी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ये हम आगे जिक्र करेंगे। तो एटीपी ध्यान रख लेना मेरे बच्चे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन कई बार नीट पे पूछ सकते हैं, दैट एटीपी जो है वो सेल का एनर्जी करेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप एनर्जी दे देते हैं तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी चीज पहुंचा सकते हैं। यानी जब एनर्जी का इस्तेमाल होने जा रहा है तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इससे पहले क्या पढ़ा? पैसिव, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए जरा भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आप एक चीज देखो, यहां पे हमने ये जो दिखाई है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस चीज से बनी है? बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे कि भैया अगर तो तुम ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे भी तुम सीधे अंदर आ जाओ। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ गई सेल के, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो भाई हम अंदर नहीं आने देंगे। कोई खास तरह के प्रोटीन इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें। ये जो शेप दिखाएगी ना ऐसे पर्पल से कलर से, आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे पिंकिश सा हल्का सा, ये एक तरह का प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन। याद है मैंने कहा था कि भाई चैनल किसे कहना है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स कर रहा है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज अ चैनल। अगर उसमें गेट प्रेजेंट हो तो गेटेड चैनल कह दो, नहीं तो सिंपल कह दो आप उसे प्रोटीन। ठीक है जी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं और एटीपी इस्तेमाल हो रहा है भाई वहां पे। ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, राइट? ATP is required, it is highly specific, it is sensitive to inhibition. नोट कर लीजिए। आगे हम एक टेबुलर फॉर्म में कंपेयर भी कर लेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, कंपेयर भी कर लेंगे उससे। फिर भी साथ के साथ याद रखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ए से अगेंस्ट, राइट? फिर ए से एटीपी, एटीपी इज रिक्वायर्ड, इट इज हाईली स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हाईली स्पेसिफिक है, और सेंसिटिव टू इनहिबिशन है, क्योंकि प्रोटीन्स है ना भाई, और कई तरह के इनहिबिटर्स प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो उन इनहिबिटर्स के कारण यह प्रक्रिया भी इफेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं जी। आप याद कीजिए, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में भी, है ना? आप यहां पे एक चीज देखिए, जो पंप्स हैं एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। जब आपने पंप कह दिया, एक्चुअल में क्या है? वो प्रोटीन ही है। ठीक है, ये पंपिंग एक्शन कर रहा है। चलो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण यहां पे बना करके दिखाता हूं। मान लो ये हमारा जो एक्सॉन है, न्यूरॉन है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, और ये जो मैंने आपको दिखाया है राउंड कलर का बना करके, वो सोडियम पोटाशियम पंप दिखा दिया मैंने। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस भी कह देते हैं इसको। ठीक है, ये जो चीज मैं अब बना रहा हूं यहाँ पे, ये बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, राइट जी? और ये जो चीज मैंने बनाई है, लेट मी राइट हियर, इट इज सोडियम पोटाशियम पंप। वी ऑल्सो कॉल इट सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एटीपी, जब मैंने कहा मतलब इसको एटीपी चाहिए भैया, एटीपी इस्तेमाल होंगे, एनर्जी तो चाहिए। ये क्या करता है? लगातार इट कीप्स ऑन थ्रोइंग सोडियम आयंस आउट एंड ब्रिंग्स पोटेशियम आयंस इन। ये रहा किसी भी सेल का आउटसाइड, ये रहा किसी भी सेल का इनसाइड। सो इट थ्रोज 3 सोडियम आयंस आउट एंड इट ब्रिंग्स 2 पोटेशियम आयंस इन। ठीक है, सोडियम आउट पोटेशियम इन। अच्छा, मैंने याद रखने का भी एक तरीका बता देता हूं आपको, राइट? आपने नोकिया वर्ड तो सुना ही है, नोकिया, राइट? सो एन से सोडियम, सोडियम का सिंबल एन से होता है ना, एन ए, एन के बाद दिखा यहां पे ओ, एन आउट, सोडियम आउट, के बाद है आई, के इज फॉर पोटेशियम, सो के इन, एंड ए स्टैंड्स फॉर एटीपी। आसान हो गया ना याद रखना? सोडियम आउट पोटेशियम इन यूजिंग एटीपी, नोकिया की फुल फॉर्म से याद रख लेना। सो 3 सोडियम आयंस आर थ्रोन आउट, 2 पोटेशियम आयंस आर ब्रॉट इन। अनइक्वल काम करा है इसने। ठीक है, 3 पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाहर गए और 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन सेल के अंदर आए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज इन्वॉल्व है, एटीपी इस्तेमाल करा तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुई इतनी बात? याद रहेगा हमेशा नोकिया वर्ड से, सोडियम आउट पोटेशियम इन, राइट? एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल हमने दिया है यहां पे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है एक्टिवली चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट? चलो
अब समझते हैं एक ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का कंसेप्ट क्या है। ये एक मेम्ब्रेन है, कुछ चीजें इधर पड़ी हैं, यहां से ट्रांसपोर्ट होके इधर जा रही हैं, है ना। मान लीजिए कि इन चीजों का अगर हम कह दें कि भाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो क्या ये इनडेफिनेटली होता रहेगा भाई, कोई तो सैचुरेशन लिमिट आएगा ना इस चीज में। उसी सैचुरेशन लिमिट की यहां पे बात करी गई है। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट रीचेज अ मैक्सिमम when all transporters are occupied, जब सारे ट्रांसपोर्टर्स जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं तो फिर उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज अचीव्ड अ मैक्सिमम लिमिट, राइट जी। चल अब हम एक बार ना कंपेयर करते हैं बातें, समरी ले लेते हैं थोड़ी सी, जितनी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। क्या क्या? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। आप भी ये टेबल साथ के साथ बनाएंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन राइट नाउ। कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास। देखिए टेबुलर फॉर्म में हम बना के चलेंगे। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरे कॉलम में लिख लीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी में डिस्कस करूंगा तीनों को कंपेयर करते हुए। सबसे पहली प्रॉपर्टी की क्या स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए? क्या स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है? याद कीजिए सिंपल डिफ्यूजन में नहीं है, सो लिखा है जी नो स्पेशल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड। वो तो सिंपली बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है मेम्ब्रेन लिपिड सॉल्युबल चीजें अपने आप अंदर आ जाती हैं, अपने आप बाहर चली जाती हैं, कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं चाहिए। अब देखते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में यस चाहिए, तो आप लिख लेंगे यस, या आप टिक लगाते जाओ, बार बार यस नो ना लिखो, टिक लगा लीजिए ऐसे। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में वहां भी स्पेशल प्रोटीन चाहिए, राइट। हाईली सिलेक्टिव सेकेंड प्रॉपर्टी ले रहा हूं। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाईली सिलेक्टिव नहीं है। ये दोनों प्रोसेसेस जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे आर हाईली स्पेसिफिक, राइट। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, फैसिलिटेटेड में है और एक्टिव में भी है, एक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा अचीव हो जाएगा। अपहिल ट्रांसपोर्टेशन, अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कम से ज्यादा की तरफ। भाई सिंपल डिफ्यूजन में कम से ज्यादा की तरफ नहीं होता, ज्यादा से कम की तरफ हो सकता है, ठीक है जी, राइट, क्लियर है जी। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ऐसा नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को ले जाया जा सकता है। एनर्जी की बात अगर करें एटीपी की, तो एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ही इन्वॉल्व है, बाकियों में एटीपी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इस टेबल ने आपको तीनों कंसेप्ट एक साथ कंपेयर करके क्लियर कर दिए। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब आप देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने ली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सभी के लिए यस 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 आ रहा है, ठीक है जी। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, हाईली स्पेसिफिक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, एटीपी भी चाहिए, राइट। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर? कैन आई प्रोसीड फॉरवर्ड? क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत तो हमने इसी बात से करी थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो भाई पानी का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब जरा विस्तार पूर्वक डिटेल से हम पानी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जल ही जीवन है, चाहे आप एनिमल्स की बात करें चाहे आप प्लांट्स की बात करें, भाई पानी के बिना तो संभव ही नहीं है कुछ भी। अब आप देखिए एक नन्हा सा नाजुक पौधा एक बीज से अंकुरित हुआ और धीरे 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 वो फिर एक विशालकाय पेड़ का रूप धारण कर लेता है। ट्रीज हैं या हर्ब्स हैं या श्रब्स हैं ये अलग बात है ना। जड़ से पानी को सोखते हुए तने के जरिए हर टहनी और हर पत्ते तक पानी ने पहुंचना है। क्या ये प्रक्रिया लगातार हो रही है? ये प्लांट्स में भी कुछ ऐसा है कि भाई जब उन्हें प्यास लगी तभी पानी पिया? क्या आप लगातार पानी पी रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सारा दिन पानी पीते रहते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना। नो, प्लांट्स के केस में कुछ अलग तरीका हो रहा है, यहां पे समझिएगा। वाटर रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले, कितनी है प्लांट्स की। अगर आप एक सरसों के पौधे की बात करें, एक मस्टर्ड प्लांट की बात करें, वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट एवरी 5 आवर्स, हर 5 घंटे में इसे अपने वजन के बराबर उतना पानी चाहिए। तो भाई लग रहा है बहुत सारा पानी चाहिए।
हमारे में तो ऐसा नहीं है कि हर 5 घंटे बाद हम जितना हमारा वजन, अगर मेरा वजन 75 केजी तो मैं 75 केजी पानी पी जाऊंगा, 75 लीटर्स पानी पीऊंगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता हमारे में। तो प्लांट्स में देखो ये चीज कितनी डिफरेंट है। कॉर्न प्लांट की अगर हम बात करें, 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी 24 आवर्स। आपने चावल के बारे में भी, धान जब बोया जाता है आपको पता होगा कितना सारा पानी वहां भी चाहिए होता है। सो इतना एक्सेस में पानी करते क्या है प्लांट्स? व्हाई डू दे रिक्वायर सो मच ऑफ वाटर? कोई रीजन तो होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड, व्हाई डू प्लांट्स नीड सो मच ऑफ वाटर? कहां जा रहा है इतना पानी? जड़ों से जो रूट हेयर से पानी सोखा गया, वो कहां गया लगातार? क्या वो कहीं पानी का वाष्पीकरण होता जा रहा है? कहीं वो पानी इवेपोरेट करता जा रहा है, हवा में जाता जा रहा है? कहां जा रहा है वो पानी? इतने पानी की क्या जरूरत है? या पानी को वो किसी और चीज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं? लेट्स सी। सेल्स कंटेन वाटर, सिंपल सी बात है। अगर आप एक सेल की कॉम्पोजिशन देखें भाई, बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा था, तो पानी तो सबसे ज्यादा है। सो सेल्स हैव अबाउट 70 to 90% वाटर, राइट? अब एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। सेल में आपने देखा, प्लांट सेल में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल में सैप होता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन याद है क्या कहते हैं? चलो बताओ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? हमने सेल बायोलॉजी में ये चीज पढ़ी थी। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। याद आ गया? सो सैप भरा है उसमें, भाई सैप में पानी भी ऑब्वियसली। बाकी आपको प्लांट सेल में सेल वॉल नजर आ रही है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, सेल वॉल होती है। बाकी सब ऑर्गेनल्स हैं जी, गोल्जी अपैरेटस है, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, विच आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भाई मैक्सिमम पानी है यहाँ पे। पानी के अलावा और बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो भाई प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड भी है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब चीजें सेल के अंदर होती हैं अगर एक बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन की बात हम करें। चलो खास बात बताने जा रहा हूं आपको, देखिएगा वो खास बात क्या है। एक बेसिक प्रक्रिया जिसपे हम कह दें कि भाई पूरा जीवन, पूरा जो हमारी सृष्टि है वो टिकी हुई है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया, जिसके जरिए ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट, जिससे कि वो निर्माण कर लेते हैं इस चीज का, दैट इज ग्लूकोज, एंड उसके साथ ऑक्सीजन। ग्लूकोज, अगर हम अपने शरीर की भी बात करें भाई, आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अंततः जब वो डाइजेस्ट हो जाता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बनते हैं। तो ग्लूकोज हमारे सेल्स एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एनिमल बॉडी की अगर हम बात करें, है ना, चाहे आप प्लांट डाइट पे फीड करें, चाहे आप एनिमल डाइट पे फीड कर रहे हैं। सो प्लांट्स में ये काबिलियत है, ग्रीन प्लांट्स में, क्या कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी से वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बना रहे। यही है फोटोसिंथेसिस। ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना हो तो आप खुद सोच करके देखिए, जीवन ही समाप्त हो जाएगा शायद, राइट? सो ये जो इक्वेशन लिखा है ध्यान रखना, 6CO2, CO2 स्टैंड्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2O यानी वाटर, आप नोट कर लीजिए साथ साथ, इंपॉर्टेंट है ये चीज। 6CO2 प्लस 6H2O फोटोसिंथेसिस के जरिए C6H12O6, C6H12O6 सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जब हम बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेकेराइड्स की, तो ग्लूकोज है ये, राइट जी, प्लस 6O2। ओनली 1% ऑफ द वाटर एब्सॉर्ब्ड जो है दैट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कितनी हैरानी होगी आपको, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अपने वजन के बराबर कई पौधों को पानी चाहिए, किसी को हर 24 घंटे में 5 लीटर पानी चाहिए, किसी को 7 लीटर चाहिए। इतना पानी जमीन में से लेने के बाद केवल 1% पानी है जो इस्तेमाल हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो बाकी कहां गया? वेयर इज द रिमेनिंग वाटर? क्या प्लांट ने उसे स्टोर करके रख लिया है, या वो वहां से उड़ गया, हवा में चला गया? सो लेट्स सी, वेयर डज दैट एक्सेस ऑफ वाटर गोज? व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द वाटर? 1% is used for photosynthesis, बाकी का जल कहां गया, बाकी का पानी कहां गया? तो याद कीजिए, एक प्रक्रिया आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, मैंने भी कई बार जिक्र किया इसका, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के जरिए वो पानी उड़ गया, निकल गया जी, पत्तों से ट्रांसपिरेशन हुआ और पानी चला गया, राइट जी? सो आप देखिए, वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स, वाटर ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट। पानी कैसे जा रहा है, हम
पढ़ेंगे इसमें भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और जाइलम का क्या रोल है जी यहाँ पे, है ना। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस, एक तरह से वाष्पीकरण हो गया, यहां से इवेपोरेट कर गया है वो। टेम्परेचर डिफरेंस भी तो है ना एक तरह से, वो भी एक फैक्टर है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ट्रांसपिरेशन के जरिए ये पानी इवेपोरेट कर गया लीफ के सरफेस से। आगे बढ़, हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पानी को कितनी ज्यादा तवज्जो दी गई है यहाँ पे। पानी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलग अलग हिस्सों तक। शुरुआत कहां से करनी है, रूट हेयर से, जड़ से ही होगी ऑब्वियसली, है ना। जमीन में पानी है, वही वाला पानी जो है वो शरीर के कोने कोने तक पहुंच रहा है प्लांट पार्ट में। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स में देखते हैं जी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस, मान लो ये रूट हेयर है, मेरी एक फिंगर जो है दिस इज रूट हेयर, इसके आसपास पानी है, तो आसपास का एनवायरमेंटल वाटर इस रूट हेयर के सेल्स में गया, ये शॉर्ट डिस्टेंस ही तो हुआ। रूट हेयर के एक सेल से रूट हेयर के दूसरे सेल तक गया, दो सेल्स के बीच में, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस है। और अगर मैं कहूं रूट हेयर से आगे बढ़ता हुआ हमने प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस एंड अलग अलग लीव्स तक ले जाना है, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, वो तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो गया। वहां पे हम देखेंगे कि जो वैस्कुलर टिश्यू है प्लांट का, जाइलम जिसका हमने जिक्र किया था, वो रोल प्ले करेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां लिख लीजिए इसी तरह से जैसे आपके सामने ये फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, ऐसे ही आप बना लो, ठीक है। ये एक बॉक्स बनाओ, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बनाइए जल्दी से, उसके नीचे दो बॉक्सेस बनाइए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस में फर्दर हमारे पास आ जाएगा एनवायरमेंट से सेल तक, या फिर एक सेल से दूसरे सेल तक, इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में, ठीक है जी। नाउ पहले समझते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या है। याद कीजिए, रूट जो कि एनकरेज दे रही है, मजबूती से जोड़ के रखे हुए हैं मिट्टी में, और वहां पे रूट हेयर होते हैं। इफ यू रिमेंबर दी स्ट्रक्चर्स, रूट हेयर, ओके, ठीक है जी। रूट हेयर के बाहर हमने दिखाया पानी, राइट। सो एनवायरमेंटल वाटर मतलब रूट के बाहर जो है वो रूट हेयर में घुस जाएगा, वो हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, राइट। यानी एनवायरमेंट से वो रूट हेयर के सेल तक गया और फिर एक सेल से दूसरे सेल तक भी जाएगा ऑब्वियसली, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, भाई रूट से स्टेम, स्टेम से फिर फर्दर ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीव्स, जगह जगह तक पहुंचाना, वो हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है ये शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस का अंतर समझ आ गया ना। शॉर्ट डिस्टेंस में एनवायरमेंट टू सेल, रूट हेयर का सेल, और फिर एक सेल से दूसरा सेल, ये तो हो गए शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स, water is traveling through the different plant parts and then finally पत्तों से लीफ के सरफेस से वो इवेपोरेट हो रहा है, ओके। चलो अब एक बार थोड़ा सा और गहराई में जानते हैं और डिटेल में देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, राइट। नाउ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में पानी को जो बाउंड्रीज क्रॉस करनी है वो कौन सी है। प्लांट का जिक्र हो रहा है, प्लांट सेल में सबसे पहले आ गई भाई सेल वॉल, तो सेल वॉल को पार करना होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को पार करना होगा, जो दो बाउंड्रीज क्रॉस करनी है। देखिए यहां पे है वाटर, वाटर गया रूट हेयर सेल में, ठीक है। मान लो रफली ऐसे दिखा रहा हूं, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने दिखा दिया, ये एक रूट हेयर सेल दिखा रहा हूं, तो ये प्लांट सेल की बात हो रही है। तो भाई प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये मैंने दिखा दी सेल वॉल, है ना। ये वाली चीज जो हम डार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल के बाद दिखा देते हैं जी अंदर, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो यही आपको दिखा रहा हूं कि बाहर जो पानी है उसे ये सेल के अंदर तक पहुंचने के लिए अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं एनवायरमेंट टू सेल की, तो दो बाउंड्रीज है जो क्रॉस करनी पड़ेंगी। सेल वॉल, सेल वॉल परमिएबल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहेगी ठीक है भाई पानी तुमने आना है अंदर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नखरा है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए ये वर्ड ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल है। द सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable, it allows the entry of certain substances and it does not allow the entry of certain substance,
ठीक है, ये टर्म्स याद रखनी है आपको। तो जो बाउंड्रीज क्रॉस करेगा पानी वो कौन सी हैं? दो बाउंड्रीज याद रखना, सेल वॉल विच इज परमिएबल एंड सेल मेम्ब्रेन विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल। देख लीजिए जी इधर, सेल मेम्ब्रेन के लिए टर्म इस्तेमाल करा सिलेक्टिवली परमिएबल, allows the entry or the exit of certain substances. Now, यहाँ पे ग्रीन कलर से हमने ये एरो से दिखाया हुआ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस की जो बात मैं कर रहा था कि ये जो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स विद हेड एंड टेल नजर आ रहे हैं, ये लिपिड्स ही तो हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है, बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं हम। तो लिपिड्स सॉल्युबल सब्सटेंसेस ने कहा भाई हम तो जा रहे हैं आराम से, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इतनी आसानी से पार नहीं कर पाएंगी उसे। याद कीजिए, जो इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र करा है कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन चाहिए किसी के लिए हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चाहिए। यू गेटिंग? सो ये अलग अलग सब्सटेंसेस यहां पे बताए गए। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम छोटा सा। अभी तक आप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन समझ गए, प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस है, प्लांट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है। एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने मैं आपको समझाने जा रहा हूं, गौर कीजिए। हमने एक यू शेप्ड कांच की ट्यूब ले ली, राइट? केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होती है। यहां चलिए हम एक सिंपल, अगर ग्लास ट्यूब हो, आपने बेंडिंग ऑफ द ग्लास ट्यूब सीखा होगा, तो हम उसे बेंड करके भी बना सकते हैं, बर्नर के ऊपर। यू शेप्ड ये ट्यूब ली हमने, और हमने इसमें क्या भर दिया जी? पानी, वाटर। बीच में एक मेम्ब्रेन हमने लगाई है, यहां पे एक मेम्ब्रेन है, ये ध्यान रखना है। पानी हमने फिल कर दिया जी। पानी का जो लेवल है अब मेम्ब्रेन के इस तरफ उस तरफ बराबर, राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आगे देखिए। हमने इसमें एक तरफ ग्लूकोज डाल दिया, C6H12O6, राइट एंड लेफ्ट साइड। अब आप ध्यान रखिएगा, आप जिस एंगल से राइट एंड लेफ्ट सोच रही हैं, मैं जिस एंगल से बोलूं वो डिफर कर सकता है। यहां पे ट्यूब में आप ध्यान दीजिएगा, राइट जी। हमने एक तरफ इसमें, इस वाली तरफ हमने ग्लूकोज डाल दिया, दूसरी तरफ ग्लूकोज नहीं डाला। सादी भाषा में आप कह दो कि हमने उसमें ग्लूकोज घोल दिया है। वी हैव टू इंश्योर दैट द ग्लूकोज डिसॉल्व्स। अब आप मुझे बताइए, हमारी तरफ ये हमारे पास दो सॉल्यूशन अगर हम लेकर के चले, जो ये वाला सॉल्यूशन बन गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पानी को हमने सॉल्वेंट मान लिया, यहाँ पे सॉल्यूट हमने जो मान लो जिसमें ग्लूकोज हमने डिसॉल्व कर दिया है, ये जो सॉल्यूशन बन गया है, कंसंट्रेट हो गया ये दूसरे वाले के कंपैरिजन में, जो राइट साइड में है, लेफ्ट वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है। समझना है, जब हमने उसमें C6H12O6 यानी ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया तो ये ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया इधर। अब हमें सोचना है कि पानी कहां से कहां मूव करेगा। समझना, ये बड़ी टेक्निकल बात है, सिंपल है, टेक्निकल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर हमने कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी है, इट इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू व्हाट? जब मैं इसे कह रहा हूं मोर कंसंट्रेटेड, तो किसके मुकाबले, किसके कंपैरिजन में? इधर के कंपैरिजन, ठीक है जी। इट इज मोर कंसंट्रेटेड, सो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है जी। पानी अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन, जहां पे पानी स्वयं ज्यादा है, वहां से जहां पे अब वो कंपैरेटिवली कम हो गया, उधर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। देखिए इधर सॉल्यूट सॉल्वेंट का फिर से कंसेप्ट बता दूं। सॉल्यूट जो चीज हमने घोली है उसमें, जैसे मान लो पानी में नमक घोला है, सॉल्ट घोला है या चीनी घोली है, तो वो हो गया सॉल्यूट। जिस चीज में घोली गई है वो है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके जो बना है वो सॉल्यूशन है। ये सिंपल टर्म्स हैं, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी हैं कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ध्यान रखिए। अब आप देखो, हमारे पास इस तरफ हो गया वाटर प्लस C6H12O6, और अब ये लेवल में डिफरेंस देखो, यहां पे पानी का लेवल कम हो गया है, इस तरफ पानी का लेवल कम हो गया। क्यों हो गया? कहां गया पानी? डायरेक्शन देखिए एरो का, वाटर मूव करा। मान लीजिए मैं इसको कह रहा हूं, यहां पे आई एम लेबलिंग दिस एज राइट साइड बिकॉज मेरा ये राइट है। सो वाटर इज मूविंग फ्रॉम द राइट साइड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्यूब। अचानक ऐसा क्या हो गया कि पानी को मूव करना पड़ गया उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने के लिए। अब आप देखो, ये जो चीज दूसरी तरफ चली गई है, अब यहां पे ये वापस प्रेशर भी तो एक्सर्ट कर रही होगी ना एक। हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर का भी डिस्कस करेंगे आगे, पहले हम आपको ये ऑस्मोसिस,
समझा दूं जरा यहां पे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई यहां पे भी तो यही हुआ कि पानी जहां पे खुद ज्यादा था वहां से अपनी कम, जो अब कम हुआ कंपैरिजन में, ठीक है। पानी तो वैसे तो उतना ही रहा, अगर आपने 5 ml वाटर इधर रखा था, 5 ml वाटर इधर रखा, इसमें आपने 2 ग्राम्स 3 ग्राम्स जो है आपने ग्लूकोज डाल दिया, तो अब कंपैरिजन की बात हुई ना। ये वाला जो है हमारे पास राइट साइड में जो है सॉल्वेंट, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन बन गया। अब कंपैरिजन में हम कहेंगे कि भाई यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें आपस में फ्री एनर्जी भी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी जो हम कहते हैं, इनकी जो है वो ज्यादा होगी। अगर ये प्योर वाटर है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से धक्का मुक्की कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, ये कहेंगे कि भैया आप चलो उस तरफ जिधर अब कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो गई। सो हायर टू लोअर की तरफ ये अब मूव करने लगा, राइट। दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। अभी हमने यही पढ़ा था ना डिफ्यूजन में, अपने हायर से अपने लोअर की तरफ जाना। लेकिन यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है सॉल्वेंट का, पानी को सॉल्वेंट हमने माना था, यहां पे डिफ्यूजन सॉल्वेंट का है। सो पानी का ये खास तरह का डिफ्यूजन हुआ जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। यूट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या करा था हमने, फिर से देख लीजिए। हमने एक यू शेप्ड ट्यूब में पानी भर लिया जहां पे दोनों सतह लेवल बराबर हुए थे। एक तरफ जब हमने डाल दिया ग्लूकोज, दूसरी तरफ से लेवल डाउन होने लगा, पानी इस तरफ को ऊंचा उठने लगा, राइट। अब यहां पे कंसेप्ट समझते हैं जी काइनेटिक एनर्जी का। सिंपल है, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। हमने पानी भरा है एक चीज में, प्योर वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनमें एक एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। प्योर वाटर में ये सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। इधर समझिएगा ध्यान से एक बात, ये टर्म आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, प्योर वाटर, ठीक है जी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। Pure water has higher kinetic energy as compared to water with the solute। जब आपने solute ऐड कर दिया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी, अब क्या है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, साथ में हमने ग्लूकोज भी डाल दिया था, कहीं ना कहीं किसी किस्म के बॉन्ड आपस में बने, तभी तो वो सॉल्यूशन बना, शुगर सॉल्यूशन। अब पानी के वो मॉलिक्यूल्स इतनी आसानी से धक्का मुक्की नहीं कर सकते, इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते, उस सॉल्यूट ने आके एक रुकावट सी पैदा कर दी। ऐसे समझ लो इस चीज को। जब पानी के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल खुले थे, एकदम भाई मजे से इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी एनर्जी है हमें, जब कोई दूसरा आकर के मिल गया तो भाई कहीं ना कहीं कोई रुकावट तो पैदा करेगा ना, तो एनर्जी जो है कम हो गई, काइनेटिक। ऐसा समझ लो इस चीज को, ठीक है, फिर भूलोगे नहीं आपको। सो प्योर वाटर हैज हायर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर्ड टू दी वाटर विद द सोल्यूट। अब हमने कलर भी डिफरेंस दिखा दिया ना, यहां पे आप देख लीजिए ब्लूइश कलर है, वहां पे हल्का सा पर्पल कलर है, और हायर काइनेटिक एनर्जी से वो अपनी लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करने लगे। तो हायर टू लोअर जब कोई चीज होती थी तो हमने उसे डिफ्यूजन कहा था, लेकिन वो हमने डिफ्यूजन सॉल्यूट की रेफरेंस में पढ़ा था, यहां पे ये सॉल्वेंट की रेफरेंस में हो रहा है। सो ध्यान रखना एक बात और, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल। अब ये टर्म आपको परेशान कर सकती है बार बार, इसलिए इसे अच्छे से समझ लेना। जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, जो एनर्जी है वो वाटर पोटेंशियल है। प्लीज राइट दिस टर्म वंस ट्वाइस थ्राइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाटर पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करा है ये भी जरूरी है, साई बोलते हैं इसको, इस लेटर को साई, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज रेफरिंग टू वाटर पोटेंशियल, ठीक है जी। इसे लिख भी लीजिए इस तरह से, हल्का सा जो त्रिशूल जैसा निशान आपको दिख रहा है, वाटर पोटेंशियल, दैट इज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो एनर्जी है, उसे हम साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सी इट इन डिटेल। वाटर पोटेंशियल, राइट, साई डब्ल्यू लिखेंगे आप साथ साथ। वाटर पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ, किस चीज का मेजर है ये, किस चीज को नापने का पैमाना है ये, कंसंट्रेशन फ्री एनर्जी, कंसंट्रेशन एंड फ्री एनर्जी जो है ऑफ द वाटर इन अ सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर पोटेंशियल लिखेंगे आप साथ साथ, वाटर पोटेंशियल is the measure of concentration and free energy of water in a system per unit volume। per unit volume के हिसाब से हम ले रहे हैं।
It is expressed in pressure units such as pascals, PA. प्रेशर के लिए पास्कल्स यूनिट का यूज करते हैं ना, पता होगी बात आपको। लिख लेंगे ये डेफिनेशन अच्छे से। अभी तक मैंने जिक्र किया कि प्योर वाटर जो है भाई, उसके मॉलिक्यूल्स बड़ी तेजी से धक्का मुक्की कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, मजे में, बड़ी एनर्जी है उनमें, कोई रुकावट नहीं है उनके पास, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस चीज के कंपैरिजन में जिसमें आपने कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया है, right जी? So water potential represented as psi W, it is a measure of concentration and free energy of the water in a system per unit volume represented by pascals. Important. चलो जी, अब एक बात समझो, काइनेटिक एनर्जी और द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर अगर ज्यादा है, ऐसे एरो ऊपर लिया हमने, हायर, इसका मतलब वहां पानी स्वयं ज्यादा है, पानी का खुद का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी वहां पे ज्यादा है, प्योर वाटर, तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तीनों चीजें सीधा डायरेक्टली रिलेटेड एक चीज से, राइट जी? वाटर कंसंट्रेशन मोर, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी मोर, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल मोर। सो हायर वाटर पोटेंशियल से वो लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना फिर, ठीक है जी? Pure water has the highest water potential. This is important. You have to remember this thing. Now, what happens when you add a solute to the pure water? क्या हो जाता है जब हम प्योर वाटर में सॉल्यूट घोल देते हैं? चाहे नमक की बात कर लें, चाहे हम चीनी की बात कर लें, तो क्या हो जाता है? देखो अब आप अपने सामने ही क्या डिफरेंस आ गया है जी। अब आप ये जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, एक तो जो है ब्लूइश से कलर के हैं और दूसरे वाले देखिए हमने वहां पे एक अलग कलर से, पिंकिश से कलर से दिखा दिए हैं। अब क्या हो जाता है, काइनेटिक और द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीज्ड compared to the first situation. Water concentration decreased compared to the other one. Water potential decreases. Important, right? When you have added a solute to pure water, the kinetic energy or the free energy has decreased, the water concentration has decreased. आप कहेंगे पानी कहाँ गया? डिक्रीज थोड़े ना हुआ है भाई, पानी कहीं उड़ के नहीं चला गया, पानी में आपने जो है सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो अब ये पहले वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में, ठीक है, इट हैज डिक्रीज्ड, सो द वाटर पोटेंशियल हैज डिक्रीज्ड। इज इट क्लियर जी? इसका मतलब ध्यान से समझिए, जो भी आपने सॉल्यूशन बना दिया है, जब सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, एक सॉल्यूट लिया, उसमें कोई चीज घोल दी, नमक घोला या चीनी घोला, वो सॉल्यूशन कहलाएगा ना। मेरे पास 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में पानी भरा हुआ है, 10-10 ml पानी भरा है या 20-20 ml पानी दोनों ग्लासों में भरा हुआ है। एक ग्लास में मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया या आधा चम्मच चीनी डाल दी या आधा चम्मच ग्लूकोज डाल दिया, घोल दिया, ऐसे ये बन गया सॉल्यूशन। और जो दूसरा ग्लास है जिसमें सिर्फ पानी है, राइट जी, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, सो द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसको हम ग्लास नंबर बी कह देते हैं, इज लेस देन, एरो का निशान देखिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। तो मतलब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फ्री रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर। ये बात ध्यान रखने वाली है, सिंपल सी लग रही है, ये कंफ्यूज करती है अक्सर आगे। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सो यू विल रिमेंबर दिस थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर, राइट? चलो आगे प्रोसीड करते हैं जी। प्योर वाटर हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बार बार रिपीट हो रही है बात। हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, साई डब्ल्यू, सो साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 0। अब आपको लगेगा अरे अभी तो कह रहे हो कि भाई बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और वो सबसे ज्यादा वैल्यू को ही 0 मानना है, ठीक है? इसका मतलब है जब मैं किसी सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो वो 0 से ज्यादा होगा या कम होगा? टेल मी। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज हाईएस्ट एंड इट इज 0। और इससे पहले ही थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है, तो मतलब वो 0 से कम होता है, तो 0 से कम होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा ना फिर, ठीक है? याद रहेगी ये बात। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर,
प्योर वाटर इज जीरो, तो सॉल्यूशन तो जीरो से कम ही हुआ ना, फिर नेगेटिव होगा ना, ध्यान रखना ये चीज, राइट जी। प्योर वाटर हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, ये दिमाग में बिठा लीजिए बात, लिख लीजिए इसे। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें पानी में कोई चीज घोल दी गई, भाई वो तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि प्योर वाटर का मैक्सिमम है और वो जीरो है, तो बाकी नेगेटिव, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं एक बार, है ना। When you say वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब फ्री और द काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा, दो सॉल्यूशंस में भी तो कंपेयर कर सकते हैं वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूशन ए जिसमें 10 ml पानी और 1 ग्राम सॉल्ट, सॉल्यूशन बी जिसमें 10 ml पानी और 2 ग्राम सॉल्ट, दोनों सॉल्यूशन हो गए। तो दो सॉल्यूशंस में भी तो वाटर पोटेंशियल कंपेयर करना आना चाहिए ना आपको। तो जहां पे पानी ज्यादा है, राइट, यानी जहां पे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूशन ए में मैंने मान लीजिए सिर्फ 1 ग्राम सॉल्ट डाला था सपोज, है ना, और सॉल्यूशन बी जो बनाया 2 ग्राम सॉल्ट डाल दिए। अब आपको यहां भी वाटर पोटेंशियल कंपेयर करना आना चाहिए, समझ गए जी। प्योर वाटर का, सॉल्यूशन ए का, सॉल्यूशन बी का, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट जी। सो काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दीजिए, फ्री और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर अगर कम है यानी वाटर कंसंट्रेशन कम है यानी वाटर पोटेंशियल कम है, सिंपल। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब एक्सपेरिमेंट में वापस लौटते हैं, राइट जी। प्योर वाटर हायर काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा वाटर पोटेंशियल, पानी का बहाव इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस उस तरफ हो गया जहां पे पानी में सॉल्यूट है, यानी लो काइनेटिक एनर्जी, लो वाटर पोटेंशियल है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल एंड दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। आई एम श्योर इतने सिंपल तरीके से, इतनी ब्यूटीफुल स्लाइड्स के साथ हर बच्चे को ये कंसेप्ट समझ आ गया है। ओके, प्योर वाटर हायर वाटर पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को रख दो उसके सामने, प्योर वाटर कहेगा भाई मेरे मॉलिक्यूल्स के पास तो फ्री एनर्जी है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मेरा पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा है, राइट। सो प्योर वाटर में हायर वाटर पोटेंशियल एज कंपेयर टू वाटर विद द सॉल्यूट, राइट जी। इधर देख लीजिए, वाटर पोटेंशियल इज व्हाट इज द वाटर कंसंट्रेशन और द फ्री एनर्जी। बार बार कंसेप्ट रिपीट करके आपको ये चीज समझाई गई है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सो प्योर वाटर मतलब हायर वाटर कंसंट्रेशन और हायर फ्री एनर्जी, वाटर विद द सॉल्यूट इज लोअर वाटर कंसंट्रेशन और द लोअर फ्री एनर्जी, राइट। तो ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ वाटर, रिलेट कर दी हमने चीज, है ना। जो डिफ्यूजन हमने पहले सिंपल तरीके से पढ़ी थी एक बात, कि भाई कोई चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती जाती है, उसमें सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है। तो वो तो हम सॉल्यूट की बात कर रहे थे, यहां पे तो हम पानी की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। पानी एक सॉल्वेंट है, इट्स एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तो ये एक विशेष तरह का डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, राइट जी। नाउ what can be the different factors which can affect this water potential? वाटर पोटेंशियल, वाटर की काइनेटिक एनर्जी, इस चीज को कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं जी। एक चीज, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, वाटर पोटेंशियल यानी साई डब्ल्यू इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, अगर उसमें सॉल्यूट डाला गया है कोई, प्लस द प्रेशर पोटेंशियल, राइट। ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो साई डब्ल्यू, ये क्वेश्चन ध्यान रख लीजिए, लिख लो साथ के साथ, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। व्हाट इज साई डब्ल्यू? वाटर पोटेंशियल। व्हाट इज साई एस? सॉल्यूट पोटेंशियल। एंड व्हाट इज साई पी? द प्रेशर पोटेंशियल। ना एक बार देखते हैं जी फिर से, लेट्स रिकॉल वाटर पोटेंशियल क्या था। काइनेटिक एनर्जी और द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर अगर कम है यानी वाटर कंसंट्रेशन कम है, यानी वाटर पोटेंशियल कम है, ये बात तो हमने पढ़ी। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ये चीज पहले भी दिखाई थी, पहले भी समझाई थी। आगे बढ़ते हैं जी, अब एक नई बात हमारे सामने आई थी, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल। ये क्या चीज है जी? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूट डालने से ही तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ,
प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी। जब आपने उसमें कोई चीज डाल दी, उसने रुकावट पैदा कर दी उसमें, मतलब उसके वाटर पोटेंशियल को कम करा, डिक्रीज करा ना, राइट? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल किस कारण से? ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इज व्हाट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। कि भाई सोल्यूट तुमने आकर के गड़बड़ करी, सोल्यूट जब तुम आ गए, तुमने सपोज मैं वाटर हूं, है ना, मेरा एक पोटेंशियल है, सोल्यूट डाल दिया आपने मुझ में, नमक डाल दिया मेरे ऊपर, तो मैं नमक से कहूंगा कि भाई नमक तुम्हारे आ जाने से, सॉल्ट तुम्हारे आ जाने से मेरा पोटेंशियल कम हो गया। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज of the water potential due to dissolution of the solute is what is solute potential। तो solute कहेगा भैया मुझ में भी तो कुछ एनर्जी है, मैं तुम्हारी एनर्जी के साथ लड़ाई करके कमी ला दूंगा इसमें। Got it? So that is what is solute potential. So this is just a way of explaining it to you कि आप अपने दिमाग में बिठा लें कि एक solute के आ जाने से water का potential कम हो गया, तो solute में भी तो कोई ताकत थी, हिम्मत थी जिसने ऐसा करवा दी, right जी? Now Ws is always negative. Solute potential is negative because we have already discussed that the water potential of the pure water is maximum and that is zero. वही zero है तो ये चीज फिर negative है, ठीक है जी? Now solute molecules अगर ज्यादा है तो solute potential जो हुआ ज्यादा हुआ, और जब आप ज्यादा कह रहे हैं मतलब more negative हुआ, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, एरो अप दिखाया हमने, तो सोल्यूट पोटेंशियल मतलब Ws इज मोर नेगेटिव बिकॉज आप सोल्यूट पोटेंशियल को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेगेटिव। मान लीजिए मैं आपको कहूं -5 और -10 में से कौन सा बड़ा है, क्लोजर टुवर्ड्स द जीरो कौन है, तो -5 हुआ ना, -10 जो है अगर वैल्यू किसी चीज की दैट इज अवे फ्रॉम द जीरो नंबर लाइन पे। सो ध्यान रखना 5 और 10 में कंपेयर करें तो 10 बड़ा है और 5 छोटा, और अगर -5 और -10 में कंपेयर करें तो -5 बड़ा हो जाएगा, -10 छोटा हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ इधर देखिए जी, वाटर पोटेंशियल हमने कहा था सोल्यूट पोटेंशियल प्लस द प्रेशर पोटेंशियल। सो दिस सोल्यूट पोटेंशियल आई हैव डिस्कस विद यू। सोल्यूट ऐड कर देने से पानी का पोटेंशियल कम हुआ है, तो सोल्यूट में भी तो कोई ऐसी ताकत थी जिसके कारण ऐसा हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे, इट बिकम्स इजी, राइट? नाउ एक और चीज यानी प्रेशर पोटेंशियल, ये साई पी क्या है? व्हाट इज दिस साई पी? The magnitude of change of water potential due to mechanical pressure is called pressure potential। मैकेनिकल प्रेशर के कारण, प्रेशर भी तो लगेगा ना, किसी चीज में एंट्री हो रही है, अगर मान लीजिए एक सेल लगा लीजिए, सेल के अंदर एंडोस्मोसिस के कारण मान लो पानी एंटर करता जा रहा है, जो पानी एंटर कर गया और ज्यादा पानी अब एंटर ना करने पाए, अंदर एक प्रेशर भी तो क्रिएट हो रहा है ना। That pressure will be exerted on the boundaries of the cell. So the magnitude of change of water potential due to the mechanical pressure is called pressure potential, right? So this psi p can be positive, it can be negative। ध्यान रखना है, जो हमने psi s सोल्यूट के लिए पढ़ा था वो नेगेटिव था, बट दिस प्रेशर वाली चीज ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है। कैन यू प्लीज राइट इट अगेन? व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल? The magnitude of change of water potential due to the mechanical pressure is called pressure potential, right? यहाँ पे mechanical pressure involve हुआ है। Now, एक चीज और समझिए, at atmospheric pressure, atmospheric air pressure जो हम लेते हैं, psi p is 0। psi p अगर 0 है, water potential becomes equal to the solute potential। ठीक है, एक इक्वेशन अभी आपको पीछे बताई थी, याद रहेगा उससे ये चीज, राइट जी? चल आगे बढ़ते हैं, एक और खास बात बताने जा रहा हूं आपको। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर हमने कहा था भाई वो मैक्सिमम होता है और वो 0 होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, जहां पे हमने साई पी जो है वो 0 लिया, ठीक है जी, और प्योर वाटर के लिए जो साई एस है मतलब सोल्यूट है ही नहीं वहां पे, है ना। सो दिस psi w is equal to psi p plus psi s। ये चीज हमने पहले ही बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, राइट जी? psi w is equal to psi p plus psi s, यानी 0 plus 0, so the water potential of pure water comes out to be 0। Simple, right?
वो इक्वेशन कैसे डिराइव हो गई थी, या ये हम कैसे कह देते हैं दैट वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज जीरो. दिस इज हाउ यू कैन सी एट एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर प्योर वाटर के लिए जो है हम साई डब्ल्यू जीरो लेके चलते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. हाउ डज प्रेशर पोटेंशियल वर्क इनसाइड अ प्लांट. अब एक चीज देखो, प्रेशर पोटेंशियल की जो हमने बात करी थी, एक मैकेनिकल प्रेशर का हमने जिक्र किया था, उसके बारे में समझते हैं. एक एक्सपेरिमेंट कर लें छोटा सा, देखेंगे जी एक्सपेरिमेंट. ना इधर देखिए क्या है हमारे पास एक्सपेरिमेंट. आपको चाहिए एक बैलून, गुब्बारा ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, पानी चाहिए और एक स्ट्रॉ चाहिए होगी. सो व्हाट यू नीड इज वाटर, यू नीड अ स्ट्रॉ, यू नीड अ बैलून एंड यू नीड अ बीकर. क्या करना है हमें, बीकर के अंदर सिनेरियो 1 ले रहा हूं, ये दिस इज फर्स्ट सिनेरियो. देखिएगा, हमने बीकर में गुब्बारे को रखा, गुब्बारे में हम पानी भरते गए. देखिए थोड़ा पानी डाला, थोड़ा और ज्यादा डाला, और ज्यादा डाला, और एक सिचुएशन में गुब्बारा पूरा फूल गया. बैलून इज फुल ऑफ वाटर. अब आप खुद ही सोचिए, व्हेन द बैलून इज फुल ऑफ वाटर, दिस इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बीकर. ये रहा एरो दिखाया गया ना इस दिशा में, ठीक है जी. गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ा, अंदर उसका अमाउंट बढ़ा पानी का, एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ. एग्री, सिंपल चीज आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो होगा ही होगा. तो अब आप खुद से सोच के देखो ना, एक सेल के अंदर भी अगर पानी घुसता गया तो सेल अपनी वॉल पे प्रेशर लगाने लग जाएगा. राइट जी. नाउ समझिए अब इस चीज को. ये हमने लिया है यहाँ पे एक प्लांट्स है, बिकॉज हम प्लांट्स का जिक्र कर रहे हैं. कंसेप्ट्स एनिमल सेल पे भी लागू होंगे. एनिमल सेल में ये हो जाएगा कि भाई सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. तो सेल वॉल की रिजिडिटी, मजबूती एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे. देखिएगा जी, ये है नो प्रेशर ऑन द सेल वॉल. इस सिचुएशन में यहाँ पे देखो, ये वाली चीज को हमने कितना बड़ा दिखाया है. सो दैट मीन्स जब पानी एंटर करा, इट इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल. हमने मान लिया कि इस सेल को हमने पानी में रख दिया है, और वो पानी जो है अंदर, जो सेल के अंदर जो पानी है, उस कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में पानी बाहर ज्यादा है. तो तभी पानी अपनी ज्यादा अवस्था से अपनी कम अवस्था की तरफ जाएगा. सेल वॉल कहेगी ठीक है पानी भाई तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ. पानी अंदर आ गया, और वो पानी सेल के अंदर वैक्यूल भी होती है, उसमें सैप होता है, वो चीज फूलने लगी, तो प्रेशर एक्सर्ट होने लगा दीवारों पे. टर्गर प्रेशर भी कह देते हैं इस चीज को, है ना. प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, टीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ध्यान रखना ये चीज. अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा सिचुएशन करो कि आपने गुब्बारे में वहां पे एक स्ट्रॉ लगाई और पानी को हम ऐसे करके सक करने लगे, है ना. पानी हमने उल्टी दिशा में वापस बाहर निकाले. पहले अंदर भरा था, अब हमने बाहर निकाला. जब आप बाहर निकाल रहे हैं, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ. जब आपने स्ट्रॉ में ऐसे करके सक करा तो अंदर की हवा जो है निकल गई, प्रेशर नेगेटिव हुआ. राइट. अब क्या है, उस नेगेटिव प्रेशर के कारण पानी उठने लगेगा ऊपर, और पानी आप जो है सक करते जाएंगे. क्लियर है जी. नाउ यही फंडा कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है प्लांट्स में भी. याद कीजिए, प्लांट्स में हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करी थी. रूट हेयर से फिर पानी पहुंचना है स्टेम तक, ब्रांचेस तक, और अल्टीमेटली लीव्स तक. कैसे, लीव्स से वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन. पत्तों से लगातार ट्रांसपीरेशन हो जाने के कारण पानी का लॉस हो रहा है. एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण वाटर जो कि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, एक सक्शन प्रेशर जो क्रिएट हुआ, पानी ऊपर की तरफ उठता गया, और लगातार ये प्रक्रिया होती जा रही है. सिंपल चीज है बिल्कुल. समझ गए हम, नेगेटिव प्रेशर का कंसेप्ट समझ गए आप पूरे प्लांट में. राइट जी. ठीक है. चलो नाउ लेट्स गो बैक टू द एक्सपेरिमेंट. एक बार दोबारा से वापस चलते हैं. देखिए इधर हमने क्या किया था, एक यू शेप्ड ट्यूब में पानी भरा, जिसमें एक मेम्ब्रेन से पार्टीशन करा है. हमने उसमें एक तरफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज डाला, और हमने देखा कि प्योर वाटर मूव करना शुरू हो गया उस दिशा की तरफ जहां पे ग्लूकोज था. पानी का डिफ्यूजन हुआ. यहां पे हम नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस. ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल टर्म अब आपके सामने आ गई, दैट इज ऑस्मोसिस. राइट. व्हाट इज ऑस्मोसिस, लेट्स अंडरस्टैंड. ऑस्मोसिस क्या है? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, पानी का डिफ्यूजन अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस. अब आप कहेंगे ये कोई अनोखा डिफ्यूजन है. हाँ, ये एक अलग तरह का डिफ्यूजन था. ये हम सॉल्वेंट के डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ये पानी के डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं. ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन सॉल्यूट्स के लिए यूज हो रहा था. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सॉल्यूट्स के लिए हो रहा था. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया. दिस इज ऑस्मोसिस. सो द डिफ्यूजन ऑफ वाटर across a selectively permeable membrane or differentially permeable membrane is osmosis. Now, the direction and rate of osmosis is dependent on
प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है। इन दो बातों पे निर्भर करता है डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने समझा एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पानी का जो मूवमेंट हुआ है, जो डिफ्यूजन हुआ है, वह एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन है जिसके लिए ऑस्मोसिस टर्म यूज करते हैं। रेट ऑफ ऑस्मोसिस, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस निर्भर किस चीज पे करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट, राइट जी, एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन दो बातों पे निर्भर करेगा। अब देख लीजिए फिर से वो यूट्यूब वाली बात जो यू शेप ट्यूब बनाई थी। रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल या वाटर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल या वाटर कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करके गया। पानी का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कहलाया। Until equilibrium is reached, एक अवस्था आ जाएगी, ये लगातार नहीं होता रहेगा कि भाई ये जो यहाँ का पानी आप देख रहे हैं भाई डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो क्या इधर पानी जीरो हो जाएगा बिल्कुल और उधर पानी बहुत ज्यादा? अरे भाई ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि जिधर पानी बढ़ता गया, बढ़ते हुए पानी के वॉल्यूम ने एक दबाव भी तो लगाना शुरू करा, ऑब्वियस ही बात है, उस मेम्ब्रेन पे एक्सर्ट करेगा। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ वाटर, और ज्यादा पानी ना घुसाए तो इधर से धक्का लगना शुरू होगा। दैट इज व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, वी विल डिस्कस विद फॉर दैट आल्सो, ठीक है जी। सो बढ़ता हुआ वो दबाव और वाटर मॉलिक्यूल्स को आने नहीं देगा, एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे, राइट जी। एट इक्विलिब्रियम जब वो अवस्था आ गई, बोथ साइड्स हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब आप कहेंगे सर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैसे? भाई दिमाग लगाइए बच्चे, हम पानी का मूवमेंट तो इधर से इधर कर रहे हैं, जहां सॉल्यूट ज्यादा था वो भी तो अपनी हायर से अपनी लोअर की तरफ जा रहा होगा ना, सॉल्यूट भी तो मूव कर रहा होगा वहां पे, है ना, वो फंडा भी तो लगेगा ना। एक तरफ की बात तो हमने सोच ली, पानी इधर से इधर चला गया, सॉल्यूट कहेगा, नमक कहेगा या ग्लूकोज कहेगा मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ। अगर वो मेम्ब्रेन ग्लूकोज की एंट्री को अलाउ कर रही होगी तो, इज इट क्लियर जी? तो उसके बाद अवस्था ये आ जाएगी, देन देयर विल बी नो मोर ऑस्मोसिस, अब और ज्यादा पानी अंदर नहीं आ सकता, ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग थॉरली, राइट? चले जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बेसिक से कंसेप्ट्स मैंने आज क्लियर करें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे बार बार ये यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, यू हैव टू यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दिस थिंग। मजबूती बनाएंगे, ये फंडामेंटल्स हैं फिजियोलॉजी के, ये सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं हो रहे प्लांट फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में भी इस्तेमाल होंगे। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि जब एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, भाई ग्लूकोज कैसे इंटेस्टाइन के विलाय में घुसता है, एंड अमीनो एसिड्स कैसे जाते हैं, पानी कैसे जाता है, नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, तो ये फंडामेंटल्स वहां भी यूज होंगे, राइट? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जो नोट्स बनाए इन्हें साथ के साथ रिवाइज जरूर कीजिएगा, रिवीजन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, आपको ढेरों गुड विशेस देते हुए, एंड आई एम श्योर आज आपने एंजॉय करा है ये सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।